दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे आसान कोई काम है तो वो है पैसा कमाना। भले ही इसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में थोड़े या बहुत पैसे ज़रूर कमा लेता है। लेकिन बात अगर मान सम्मान, इज्जत और आबरू की आ जाती है तो फिर इसे कमाने में लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में दो महिलाएं अपनी इज्जत, आबरू और मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ही दांव पर लगा देती हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में खाकी, कानून, इंसाफ और सिस्टम सब के सब दांव पर लग चुका था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है श्रीगंगानगर, और इसी श्रीगंगानगर का एक इलाका पड़ता है सूरतगढ़, और इसी सूरतगढ़ इलाके की रहने वाली है स्वाति, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास, जो पहले से ही शादीशुदा है। स्वाति के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन स्वाति बेहद ही गरीब परिवार से है। स्वाति का पति काफ़ी मुश्किल से थोड़े या बहुत पैसे कमाता है और काफ़ी मुश्किल से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर का गुजारा करता है। लेकिन स्वाति, जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार भी है। शादी के बाद जब 2 बच्चे हो जाते हैं, एक दिन स्वाति अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं पढ़ लिख कर अपना एक बेहतर करियर बनाना चाहता हूँ। जब अपने दिल की बात अपने पति के सामने रख देती है तो स्वाति का पति भी इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि जाकर उसका एक कॉलेज में एडमिशन भी करवा देता है। उसके बाद स्वाति अपनी ससुराल से ही बस के माध्यम से अपने कॉलेज आना जाना शुरू कर देती है। स्वाति जिस बस से अपने कॉलेज में जाती है, उसी बस में 3 और लड़के भी दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है अशोक, दूसरे का नाम है लालचंद और तीसरे का नाम है श्यामचंद्र। दरअसल श्यामचंद्र, जो राजस्थान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का दूर का रिश्तेदार है। ये तीनों लड़के भी जब उसी बस से अपने कॉलेज आना जाना शुरू करते हैं, इसी दौरान स्वाति की इन तीनों लड़कों से दोस्ती हो जाती है। जैसे ही इन तीनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उसके बाद ये सब के सब एक दूसरे को इतने बेहतर तरीके से जान जाते हैं कि एक दिन जैसे ही इन तीनों लड़कों को मौका मिल जाता है, स्वाति के साथ जोर ज़बरदस्ती कर देते हैं। और जब स्वाति के साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं तो उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियो भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही साथ स्वाति को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताया या फिर पुलिस के पास जाने की कोशिश किया तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये तीनों लड़के स्वाति के साथ अपनी हवस पूरी करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। स्वाति जब वापस अपने घर पर जाती है, इस बारे में अपने घर परिवार वालों से भी कुछ नहीं बताती है, क्योंकि स्वाति को अब डर सताने लगता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो कहीं वो तीनों लड़के उस वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड ना कर दे। उसके बाद ये तीनों लड़के स्वाति की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अक्सर स्वाति के नंबर पर फ़ोन करते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से अपने पास बुलाकर अपनी हवस पूरी करते रहते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही लगभग कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन बावजूद इसके स्वाति अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताती है। लेकिन इसकी हद तो तब हो जाती है जब एक दिन स्वाति अपनी ननद आभा के साथ मार्केट में जाती है। आभा, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। स्वाति अपनी ननद के साथ मार्केट में जाती है। उसी दौरान ये तीनों लड़के स्वाति की ननद को भी देख लेते हैं। आभा को जब देखते हैं तो उसकी खूबसूरती को देखकर स्वाति से पूछताछ करते हैं, तो स्वाति कहती है कि ये मेरी ननद है, जिसका नाम आभा है। स्वाति जैसे ही अपने ननद का परिचय दे देती है, उसके बाद ये तीनों मिलकर एक दिन फिर से स्वाति के नंबर पर फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि जैसा हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं वैसा ही हम तीनों मिलकर
तुम्हारी ननद आभा के साथ भी करना चाहते हैं, इसीलिए तुम उसको हमारे पास लेकर आ जाओ। जब ये तीनों आभा को अपने पास बुलाते हैं, ये सुनकर स्वाति को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। हालांकि शुरू में स्वाति इसके लिए तैयार नहीं होती है और साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन स्वाति जैसे ही इनकार करती है, ये तीनों लड़के फिर से स्वाति को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने आभा को हमारे पास लेकर नहीं आई तो याद रखना, हमने जो भी तुम्हारा फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर किया है, हम उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। सोशल मीडिया पर अपलोड करने की जब धमकी देते हैं तो स्वाति एकदम से डर जाती है और ना चाहते हुए भी उसके ऊपर जो बीत रही है वो अपनी सारी कहानी अपनी ननद आभा को बता देती है। आभा भी जब अपनी भाभी की पूरी कहानी सुनती है तो आभा भी अपनी भाभी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी बातों में मान जाती है और उसके बाद स्वाति आभा को लेकर उन तीनों लड़कों के पास जाती है और जैसे सोचकर उन तीनों लड़कों ने आभा को अपने पास बुलाया था, बारी बारी से आभा के साथ भी वैसा ही करते हैं और वो भी स्वाति के बिल्कुल सामने। उसके बाद ये सिलसिला आभा के साथ भी शुरू हो जाता है। दरअसल आभा अपनी भाभी की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी दांव पर तो लगा देती है, लेकिन अब इस चंगुल में खुद आभा भी फंस जाती है। लेकिन इसकी हद तो तब हो जाती है जब 23 दिसंबर 2023 को दोनों शाम के वक्त ननद और भाभी मार्केट से वापस अपने घर आ रही थी कि अचानक ये तीनों लड़के मिलकर आभा और उसकी भाभी का रास्ता रोक लेते हैं और फिर दोनों के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने लगते हैं। 23 दिसंबर को जब ये तीनों लड़के आभा के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं और स्वाति जब अपनी नज़रों के सामने ही ये सारे नज़ारे को देखती है तो स्वाति बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब इन तीनों लड़कों की अपनी हवस पूरी हो जाती है, ये तीनों वहाँ से अपने घर वापस तो चले जाते हैं, लेकिन स्वाति जब अपनी ननद के साथ अपने घर पर पहुँचती है तो इस प्रकार से टूट जाती है कि घर पहुंचने के तुरंत बाद ही अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग के हवाले कर देती है। जैसे ही उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है, उसकी ससुराल में उस वक्त जो भी लोग होते हैं आनन फानन में जाकर आग को बुझा देते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार स्वाति ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया। लेकिन तब तक स्वाति लगभग 80% से ज़्यादा जल चुकी थी। आनन फानन में उसको लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करना तो शुरू करते हैं। लगभग 2 महीनों तक स्वाति का ट्रीटमेंट भी चलता है, लेकिन 2 महीने के बाद आखिरकार 23 फरवरी 2024 को स्वाति की मौत हो जाती है। स्वाति जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, अब इस दर्द को आभा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि जैसे ही स्वाति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद स्वाति के मायके वाले स्वाति की ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। दरअसल स्वाति के मायके वालों का कहना होता है कि उसकी ससुराल वालों ने ही जानबूझकर हमारी बच्ची को जिंदा जला दिया है। जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद पुलिस स्वाति के ससुराल वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। तब कहीं जाकर आभा की आँख खुलती है और आभा अब अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी और अपनी भाभी की पूरी कहानी अपने घर वालों के साथ शेयर करती है कि आखिरकार उसकी भाभी इस दुनिया को छोड़कर क्यों चली गई। साथ ही साथ उन तीनों लड़कों का नाम भी बताती है। आभा जैसे ही अपनी पूरी कहानी बताती है, आभा के घर वाले उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम नज़दीकी थाने जाओ और जाकर उन तीनों लड़कों के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दो। आभा भी अपने घर वालों की बात ही नहीं मानती है, बल्कि तुरंत ही नज़दीकी थाने में जाती है और जाकर अपनी और साथ ही साथ अपनी भाभी की पूरी कहानी भी पुलिस वालों को बताती है और उन तीनों आरोपियों का नाम भी बताती है। लेकिन पुलिस जब उन तीनों आरोपियों का नाम सुनती है तो अब पुलिस और आभा के बीच में आंख मिचौली का खेल शुरू हो जाता है। दरअसल पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि उल्टा आभा के ऊपर ही दबाव डालने लगती है। लेकिन आभा भी अपनी जिद पर उतर जाती है। आभा जाकर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देती है और उन तीनों लड़कों का नाम जब बताती है, पुलिस आभा के सामने झुकने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन आभा के ऊपर दबाव देती है कि तुम 2 ही लड़कों का नाम इस मुकदमे में दर्ज
करवाओ, जिनमें से एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है लालचंद। दरअसल पुलिस श्यामचंद के ऊपर मुकदमा दर्ज करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि खुद पुलिस जानती है कि श्यामचंद कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। दरअसल वहाँ के डीएसपी साहब जो होते हैं वो खुद आभा के ऊपर दबाव देते हैं कि हम तुम्हारा मुकदमा तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन तुम तीसरे लड़के को भूल जाओ। लेकिन स्वाति इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए पुलिस अब मुकदमा दर्ज करने से पहले आभा से कहती है कि तुम जाकर सबसे पहले अपना मेडिकल जांच करवा कर आओ। इधर आभा जब मेडिकल जांच करवाने के लिए जाती है तो मालूम चलता है कि उस दिन छुट्टी है। वहाँ हॉस्पिटल में उसको कोई नहीं मिलता है। आभा उस दिन वापस अपने घर तो चली जाती है, लेकिन अगले दिन जब दोबारा फिर से उसी हॉस्पिटल में जाती है तो पहुंचने में आभा को थोड़ी सी देर हो जाती है, जिसकी वजह से वहां के डॉक्टर भी अब अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। दरअसल आभा के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं और उससे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसे सुनकर आभा को लगता है कि शायद फिर से उसके साथ वही दुष्कर्म हो रहा है। लेकिन मेडिकल जांच कराने के बाद आभा जब वापस अपने घर पर आती है तो आभा को भी ये पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद ये सिस्टम उसको कभी इंसाफ नहीं दे पाएगा। लेकिन इससे पहले आभा ने निर्भया कांड की पूरी कहानी सुन चुकी थी। आभा को भी पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। आभा यहीं पर थोड़ी सी गलती कर देती है। दरअसल आभा को लगता है कि शायद उसके जीते जी उसको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए आभा जाकर फिर से पुलिस वालों से गुहार लगाती है, लेकिन पुलिस आभा की एक बात सुनती ही नहीं है। आभा जब 3 अप्रैल 2024 को वापस अपने घर पर पहुंचती है तो सुबह सुबह कुछ पत्रकारों को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है। लगभग 12 बजे के आसपास जब कुछ पत्रकार आभा के घर पर पहुंचते हैं और आभा उन पत्रकारों से अपनी और साथ ही साथ अपनी भाभी की भी पूरी कहानी बताती है। कहानी सुनने के बाद जब पत्रकार वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं, उसी रात को ही आभा अपने घर के अंदर ही अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया वालों को सुना देती है तो ये कहानी लोगों को मालूम चलता है कि आभा के साथ ही साथ उसकी भाभी स्वाति के साथ पुलिस वालों और डॉक्टर ने मिलकर कितना अत्याचार किया है। अब आभा के गांव में जितने भी लोग होते हैं उसकी डेड बॉडी को लेकर पुलिस थाने पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। इधर पुलिस भी जब आभा की पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपनी नाकामी का एहसास होने लगता है। तब कहीं जाकर पुलिस तीसरे अपराधी श्यामचंद के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करती है। दरअसल पुलिस मुकदमा ही रजिस्टर्ड नहीं करती है, बल्कि 24 घंटे के अंदर ही श्यामचंद को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर जेल तो भेज चुकी है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अगर आभा ने अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं किया होता तो क्या उसको इंसाफ मिल पाता या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर हैं जो रोज़ाना अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को ही नहीं देखते हैं बल्कि अपना प्यार भी मुझे देते हैं। मेरे पहले व्यूअर हैं मेरे एक भाई, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उनके प्रोफाइल पर ओम का लोगो है। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राजा अवस्थी, जो अयोध्या के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं संदीप पाटिल जी। चौथे मेरे व्यूअर हैं नीलकंठ भारद्वाज जी। पांचवें मेरे व्यूअर हैं माधव पिंपले जी। छठवें मेरे व्यूअर हैं एडवोकेट पंकज पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मैं अपने तमाम श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।